आप यहाँ है। आज मैं एक ड्रामा मिस्ट्री मूवी के बारे में समझाने जा रहा हूँ जिसका नाम द डिस्कवरी है। फिल्म की शुरुआत एक आदमी से होती है जिसका नाम डॉक्टर थॉमस हार्बर है, जो एक इंटरव्यू दे रहा होता है जिसमें ये खुलासा होता है कि उसने हाल ही में परलोक के अस्तित्व को साबित कर दिया है। वो समझाता है कि जब शरीर मर जाता है तो हमारी चेतना का एक हिस्सा उससे अलग हो जाता है और अस्तित्व के एक नए स्तर की ओर चला जाता है। इंटरव्यू देने वाला पूछता है कि क्या वो उन लाखों लोगों की जिम्मेदारी महसूस करता है जिन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करना चुना क्योंकि उन्हें लगा कि दूसरी तरफ कुछ बेहतर उनका इंतजार कर रहा है। हालांकि थॉमस को कोई अपराध बोध महसूस नहीं होता और वो जोर देकर कहता है कि इस खोज को सार्वजनिक करना मानवता के भविष्य के लिए बिल्कुल जरूरी था। तभी एक कैमरामैन अचानक उन्हें रोकता है और थॉमस को उसे एक नई शुरुआत देने के लिए धन्यवाद देता है, फिर खुद को गोली मार लेता है। इसके बाद सीन कुछ समय बाद का हो जाता है जहां हम विल हार्बर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो थॉमस का बेटा है। वो अपने पिता से मिलने के लिए एक फेरी ले रहा होता है और टेलीविजन पर यह घोषणा की जाती है कि इसे 1 साल हो चुका है और थॉमस के आखिरी सार्वजनिक उपस्थिति के बाद से आधा समय बीत चुका है। उस दुखद इंटरव्यू के दौरान ये खुलासा होता है कि तब से परलोक तक पहुंचने की कोशिश में अपनी जान लेने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4 लाख हो गई है। ये बात विल को साफ तौर पर परेशान करती है और वो कहता है कि इससे पहले 3 लाख ठीक थे। वो अचानक टेलीविजन बंद कर देता है। तभी एक दूसरी यात्री जिसका नाम आइला है कहती है कि वो टीवी देख रही थी, इसलिए विल उससे बातचीत करने के लिए आगे बढ़ता है। वो टिप्पणी करता है कि वो उसे बहुत जानी पहचानी लगती है, जो अजीब है क्योंकि वे पहली बार मिल रहे होते हैं। वे थॉमस के आविष्कार, जिसे द डिस्कवरी कहा जाता है, पर चर्चा करने लगते हैं और आइला कहती है कि वो इसे दर्द से आसान मुक्ति के रूप में देखती है। विल, जो एक न्यूरोलॉजिस्ट है, संदेह में रहता है और मानता है कि डिस्कवरी का समर्थन करने वाले सबूत निर्णायक नहीं हैं। उनके नजरिए साफ तौर पर अलग होते हैं क्योंकि आइला मौत के बाद दूसरे मौके के वादे में विश्वास करती है, जबकि विल नहीं करता। कुछ ही देर बाद वे एक द्वीप पर पहुंचते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, इस बात को लेकर अनिश्चित कि वे फिर कभी मिलेंगे या नहीं। इसके बाद विल को उसका छोटा भाई टोबी लेने आता है, ले जाता है जिसे उनके पिता ने हाल ही में खरीदा है। टोबी बताता है कि उनके पिता ने एक नया उपकरण ईजाद किया है और वो उसे दिखाने के लिए बेहद उत्सुक है। विल देखता है कि कई लोग वर्दी पहने हुए हैं और टोबी समझाता है कि उन सभी ने कई बार अपनी जान लेने की कोशिश की थी, इसलिए थॉमस उन्हें यहाँ लाया और उन्हें जीने की एक वजह दी, चिकन विंग्स की आजीवन आपूर्ति। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही विल एक प्रयोगशाला में पहुँचता है जहाँ वो देखता है कि उसका पिता एक अजीब नई मशीन से जुड़ा हुआ है। इस प्रक्रिया में उसे कुछ सेकंड के लिए मारना शामिल होता है ताकि उसके ब्रेन वेव्स रिकॉर्ड किए जा सके और फिर बहुत देर होने से पहले बिजली के झटकों से उसे दोबारा जिंदा किया जाता है। विल को ये सब बेहद परेशान करने वाला लगता है और वो अपने भाई टोबी से कहता है कि वो बहुत आगे बढ़ चुका है और ऐसा लगता है कि उसके पिता ने यहाँ एक पंथ शुरू कर दिया है। कुछ समय बाद थॉमस प्रयोग से जागता है और अपने बेटे का स्वागत करता है। हालांकि विल उससे आग्रह करता है कि वो ये सब बंद कर दे और मीडिया को बता दे कि डिस्कवरी झूठी थी ताकि लोग अपनी जान लेना बंद कर दें। लेकिन थॉमस अपने काम को लेकर पूरी तरह आश्वस्त रहता है और वो विल को ये भी याद दिलाता है कि इस शोध के लिए मूल प्रेरणा वही था। ये खुलासा होता है कि जब विल बच्चा था तो वो एक हादसे में फंस गया था और पूरे 1 मिनट तक चिकित्सकीय रूप से मृत रहा था। जब उसे दोबारा होश में लाया गया तो उसने अपने माता पिता को बताया कि उसने रोशनी की छोटी छोटी झलकियां देखी और अपने सामने एक छोटा लड़का खड़ा देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने वही देखा था? मुझे नहीं पता, शायद मैं मर चुका था। ये भी सामने आता है कि विल ने कभी इस शोध पर अपने पिता के साथ काम किया था, लेकिन मौतों को लेकर अपराध बोध बहुत ज्यादा हो जाने पर वो सब छोड़कर चला गया। इस तनावपूर्ण बातचीत के बाद विल अपना मन शांत करने के लिए पास के एक समुद्र तट पर जाता है जहां वो दूर से आइला को देखता है। ये जल्द ही ये साफ हो जाता है कि वो अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश कर रही है और समुद्र की ओर बढ़ जाती है, इसलिए विल उसे बचाने के लिए तुरंत दौड़ता है, भले ही वो बुरी तरह विरोध करती है। अंत में विल उसे पानी से बाहर खींचने में कामयाब हो जाता है और उसे वापस हवेली ले जाता है। वो चाहता है कि उसे यहाँ भर्ती किया जाए और इस बारे में टोबी से बात करता है। हालांकि पता चलता है कि उसे कई प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, जिनमें एक प्रश्नावली भरना भी शामिल है। अंतिम चरण में थॉमस जाइला से उसकी जिंदगी के बारे में सवाल करता है, जिसके बाद अंततः उसे समूह में स्वीकार कर लिया जाता है। उस रात थॉमस के अनुरोध पर पंथ के चुनिंदा सदस्य एक हॉल में इकट्ठा होते हैं। इसकी घोषणा करता है कि समय आ गया है और मानवता की दिशा बदलने में सक्षम एक रहस्य उद्घाटन अब उसके हाथों में है। इस बीच बाहर लेसी नाम की एक महिला
एक आदमी से इस बारे में बात कर रही होती है कि मानव तर्क कैसे विकसित हो सकता है। लेसी चिंता व्यक्त करती है कि आखिरकार लोग दूसरों को ये सोचकर मारना शुरू कर सकते हैं कि वे उन्हें परलोक भेज रहे हैं। जल्द ही बैठक शुरू होती है और एक संक्षिप्त परिचय के बाद थॉमस अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत करता है, जो ये दावा करता है कि परलोक में जीवन कैसा होता है। प्रस्तुति से वहाँ मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है, लेकिन जल्द ही एक गंभीर समस्या सामने आती है। नए उपकरण के साथ मशीन से जुड़ा व्यक्ति वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसकी मस्तिष्क गतिविधि स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इसका मतलब है कि आगे बढ़ने के लिए उन्हें एक हाल ही में मृत शरीर की आवश्यकता होगी। लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये देखते हुए कि हर दिन कितने लोग अपनी जान लेते हैं। कुछ चर्चा के बाद वे एक मुर्दा घर जाने का फैसला करते हैं, ताकि हाल ही में मृत एक शरीर हासिल किया जा सके, और ये जिम्मेदारी टोबी, आयशा और विल को दी जाती है। कुछ ही देर बाद वे मुर्दा घर पहुंचते हैं, जहां टोबी स्टाफ का ध्यान भटकाता है, जबकि आयशा और विल अंदर जाते हैं और शवों की तलाश शुरू करते हैं। अंततः वे फिलिप्स नाम के एक आदमी पर रुकते हैं और उसके शरीर को चुराने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। बिना किसी को बताए उसका शरीर चुरा लेते हैं। उस रात आयशा को वो कमरा पसंद नहीं आता जो उसे दिया गया होता है, इसलिए वो विल के कमरे में जाती है और उसकी अतिरिक्त बंक बेड पर सो जाती है। दोनों अपने अपने बिस्तरों से बात करना शुरू करते हैं। तभी थॉमस की प्रेरणाओं को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आता है। विल बताता है कि डिस्कवरी के आविष्कार से कई साल पहले उसकी मां ने दुखद रूप से अपनी जान ले ली थी। वो दिन उनकी सालगिरह का था, लेकिन थॉमस अपने काम में इतना डूबा हुआ था कि वो अपने अध्ययन कक्ष से बाहर नहीं आया, इसलिए उसकी पत्नी ऊपर गई और बाथटब में चली गई। विल फिर स्वीकार करता है कि अगले दिन वही था जिसने उसका निर्जीव शरीर खोजा था। उसे लगता है कि यही वजह है कि उसके पिता परलोक के अस्तित्व को साबित करने के लिए इतने जुनूनी हो गए हैं, ये जानने के लिए कि क्या उसकी पत्नी कहीं पहुंची थी। अगले दिन थॉमस एक छोटे समूह को इकट्ठा करता है, ताकि वे उस शव पर अपने नए उपकरण का परीक्षण शुरू कर सकें जो उन्होंने पिछली रात हासिल किया था। लेसी मशीन को चालू करती है, जबकि टोबी जुड़े हुए शव को विद्युत झटके देने की तैयारी करता है। सभी की निगाहें स्क्रीन पर टिकी होती है, किसी प्रतिक्रिया की उम्मीद में, लेकिन कुछ भी नहीं होता। थॉमस टोबी को बार बार बटन दबाने का आदेश देता है, लेकिन हर कोशिश बेकार साबित होती है। निराश आदमी आखिरकार प्रयोगशाला से बाहर निकल जाता है और बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। अब कमरे में केवल विल रह जाता है और वो केबल को अलग करना शुरू करता है। तभी अचानक स्क्रीन जीवंत हो उठती है। हैरान होकर विल एक वीडियो देखता है जिसमें फिलिप्स एक अस्पताल में प्रवेश करता है और एक कमरे में जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक महिला उसे रोक लेती है। वो फिलिप्स को उसकी गैर मौजूदगी और उसके बीमार पिता की उपेक्षा के लिए डांटती है। तभी टोबी और थॉमस दिखाई देते हैं, इसलिए विल जल्दी से स्क्रीन बंद कर देता है, इससे पहले कि वे उसे देख सकें। बाद में वे फिलिप्स के शरीर को वापस करने की तैयारी करते हैं, जिसके दौरान थॉमस लेसी को परीक्षण के नतीजों के बारे में दूसरों को बताते हुए देखता है। इसके बाद आयशा और विल मृत शरीर को वापस मुर्दा घर ले जाते हैं, जहां वे उसे प्रवेश द्वार पर रख देते हैं और देखते हैं कि स्टाफ उसे अंदर ले जाता है। कुछ ही पलों बाद आयशा अचानक विल को चूम लेती है, जिसके बाद दोनों असहज खामोशी में वहां से चले जाते हैं। हवेली लौटने पर विल मॉनिटर पर देखी गई छवियों को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाता, इसलिए वो फुटेज को अपने लैपटॉप में डाउनलोड करता है और उसे देखना जारी रखता है। जल्दी उसे पता चलता है कि फिलिप्स जिस अस्पताल में गया था वो पास ही है, इसलिए वो खुद वहां जाने का फैसला करता है। वहां पहुंचकर विल वीडियो में दिखाए गए कमरे की तलाश करता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलता, इसलिए वो एक सफाई कर्मी से इसके बारे में पूछता है। वो आदमी बताता है कि वो वार्ड अस्पताल के 10 साल पहले नवीनीकरण से पहले मौजूद था। ये सुनते ही विल को एहसास होता है कि मशीन परलोक को उजागर नहीं करती, बल्कि अवचेतन में गहराई से संचित यादों को कैद करती है। बाद में हवेली में थॉमस सभी को हॉल में इकट्ठा करता है और चौंकाने वाले तरीके से लेसी को मंच पर बुलाता है। फिर वो उसे अपमानित करता है, ये बताते हुए कि उसने उसे जंगल में एक बंदूक उसके दिल की ओर तनी हुई अवस्था में कैसे पाया था। वो दावा करता है कि उसने उसकी देखभाल की और उस पर आरोप लगाता है कि उसने उसके उपकरण की विफलता के बारे में दूसरों को बताया। घबराई हुई लेसी जोर देकर कहती है कि ये बस अनजाने में निकल गया था और माफी मांगती है, लेकिन विल बेरहमी से उसे अपना सामान पैक करने का आदेश देता है और उसे हवेली से निकाल देता है, जिससे लेसी पूरी तरह टूट जाती है। बाद में विल आयला से मिलता है और अंततः उसे फिलिप्स का वो वीडियो फुटेज दिखाता है जो उसने देखा था, और ये निष्कर्ष निकालता है कि वो सिर्फ उसकी यादें हैं, न कि परलोक। वो उसे ये भी बताता है कि उसने अस्पताल में कुछ जांच पड़ताल की और ये जाना कि फिलिप्स के पिता को 13 साल पहले वहां भर्ती कराया गया था। लेकिन आयला जोर देती है कि परीक्षण निर्णायक होने चाहिए और एक महत्वपूर्ण विवरण की ओर इशारा करती है।
वीडियो में फिलिप्स की बाह पर बना टैटू उससे मेल नहीं खाता, जो वक्त मृत शरीर से जो उसे याद है उससे मेल नहीं खाता। इससे उन्हें जांच जारी रखने का एक ठोस कारण मिल जाता है। इसलिए वे फिलिप्स के पिता के पते पर जाने और उसके परिवार के सदस्यों से मिलने का फैसला करते हैं। हालांकि वहां जाने से पहले दोनों एक सुनसान समुद्र तट पर कुछ समय रुकते हैं, जहां आयशा ने कुछ दिन पहले अपनी जान लेने की कोशिश की थी। इस दौरान आयला अपने कदम के पीछे की दर्दनाक वजह साझा करती है और बताती है कि उसने अपने 5 साल के बेटे ओलिवर को खो दिया था। वो समझाती है कि वे कभी इसी तरह के एक समुद्र तट पर थे और जब वो एक पल के लिए ऊँख गई तो ओलिवर पानी की ओर चला गया और डूब गया, जिससे वो पूरी तरह टूट गई। विल उसके दुखद अतीत से स्तब्ध रह जाता है और उसे ढाढ़स बंधाता है, जिसके दौरान वे एक भावुक आलिंगन साझा करते हैं। कुछ समय बाद वे फिलिप्स के पते पर पहुंचते हैं, जहां वे फिलिप्स के वीडियो में दिखाई देने वाली उसी महिला को देखकर हैरान रह जाते हैं। वो बताती है कि भाई था और वो उसकी मौत से न तो हैरान दिखती है और न ही टूटती है। वो स्वीकार करती है कि उसका भाई अच्छा इंसान नहीं था और उसने कई साल पहले अपने बीमार पिता के साथ साथ अपने परिवार को भी छोड़ दिया था। सबसे बुरी बात ये थी कि उसने वादा करने के बावजूद अपने पिता से अस्पताल में मिलने तक नहीं आया। हैरान होकर विल और आयशा फिर टैटू के बारे में पूछते हैं तो वो महिला वही टैटू दिखाती है जो उन्होंने 18 साल की उम्र में साथ में बनवाया था। वीडियो में दिखाया गया टैटू इससे साफ तौर पर अलग है, लेकिन वो उस टैटू से मेल खाता है जो उन्होंने मृत शरीर पर देखा था। इससे ये साबित हो जाता है कि फुटेज में जो उन्होंने देखा वो कोई याद नहीं है, क्योंकि फिलिप्स वास्तव में कभी अपने पिता से मिलने अस्पताल गया ही नहीं था। इसके बाद आयशा और विल हवेली लौट आते हैं और उनके दिमाग अब भी उस वीडियो के रहस्यों से भरे हुए होते हैं। एक बात से दूसरी बात होती है और वे करीब आ जाते हैं, लेकिन उनका ये पल तब टूट जाता है जब टोबी अचानक अंदर आता है और चिल्लाता है कि उनके पिता मरने वाला है। थॉमस ने खुद को डिवाइस से जोड़ लिया है, अपने आविष्कार के काम करने को साबित करने के लिए जानबूझकर अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश करते हुए। सभी लोग भागकर लैब में पहुंचते हैं, जहां वे थॉमस को तारों से बंधा हुआ पाते हैं। तभी कुछ बेहद अजीब होता है जब वे स्क्रीन पर एक फुटेज देखते हैं जिसमें विल की माँ दिखाई देती है। वो थॉमस को खाने के लिए बुला रही होती है, लेकिन वो पूरी तरह अपने काम में डूबा होता है। पता चलता है कि ये फुटेज उसी रात की है जो उनकी सालगिरह की रात थी, जब उसने अपनी जान ली थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बार थॉमस अपने अध्ययन कक्ष से बाहर आ जाता है और अपनी पत्नी को रोक लेता है, जो ऊपर जाने ही वाली होती है। वो कहता है कि उसका काम इंतजार कर सकता है और सुझाव देता है कि वे साथ में खाना खाएं। और थॉमस और विल दोनों ही पूरी तरह उलझन में पड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। और फिर भी किसी को ये सवाल नहीं होता कि वे कंप्यूटर स्क्रीन पर यादें कैसे देख रहे हैं। सौभाग्य से वे थॉमस को वापस जिंदा करने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद क्या हो जाता है, जहां विल अब भी अपनी प्रिया के लिए शोक में डूबा हुआ दिखता है और अपने कमरे से बाहर निकलने से भी इनकार कर देता है। वो थॉमस और टोबी को आयला के परिवार से संपर्क करने के बारे में बात करते हुए सुनता है, ताकि वे उसका शरीर ले जा सकें। तभी ये खुलासा होता है कि विल ने खुद को मशीन से जोड़ लिया है, क्योंकि वो परलोक में जाकर आयला को बचाना चाहता है। कुछ ही पलों बाद वो खुद को फिर से उसी फेरी पर पाता है, जहाँ वो टीवी पर अपने पिता के बारे में वही खबर सुनता है और जल्दी से उसे बंद कर देता है। फिर उसकी मुलाकात आयला से होती है और इस बार वो दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। विल कहता है कि वो उसे बचाना चाहता है, लेकिन वो उसे शांत होने के लिए कहती है और समझाती है कि वो जो अनुभव कर रहा है वो सिर्फ एक याद है। एक चौंकाने वाले मोड़ में वो बताती है कि ये याद विल की अलग अलग वैकल्पिक जिंदगियों में पहले ही घट चुकी है और एक समय चक्र का हिस्सा है। ये पता चलता है कि पहली बार जब वे मिले थे तब वो फेरी से उतरा ही नहीं था और अगले दिन उसने अखबार में पढ़ा कि आयला समुद्र तट पर डूब गई थी। उसकी मदद के लिए कुछ ना कर पाने का विचार विल को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, इसलिए उसने खुद को मार लिया ताकि परलोक में जाकर उसे बचा सके। आयला समझाती है कि विल ने दर्जनों जिंदगियां जी चुकी हैं। जिंदगियों में वो हमेशा उसे अपनी जान लेने से रोकने की कोशिश करता रहा है और ये पहली बार है जब वो सफल हुआ है। विल पूछता है कि उसे अपनी पिछली जिंदगियों में से कुछ भी याद क्यों नहीं है, तो आयला जवाब देती है कि हर बार जब वो मरता है तो वो उसे फिर से इसी फेरी पर मिलता है। हालांकि कोई भी अपनी पिछली जिंदगियों को पूरी तरह याद नहीं रख सकता, लेकिन कभी कभी कुछ यादें बनी रह जाती हैं। यही वजह है कि जब वे फिल्म में पहले मिले थे तो उसका चेहरा उसे जाना पहचाना लगा था। घबराया हुआ विल कहता है कि वो उसे बचाना चाहता है, लेकिन आयला मुस्कुराती है और कहती है कि वो उसे पहले ही बचा चुका है, ये समझाते हुए कि किसी को बचाने के कई तरीके होते हैं। जैसे ही फिल्म समाप्त होती है विल वहां से चला जाता है, लेकिन फिर अचानक